अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बेटा चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं बेहतर समझूंगा कि हम वीडियो नंबर 7 को थोड़ा यहाँ पर रिफ्रेश करें। ओके चलिए। तो बेटा एक तो हमने पढ़ा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म of a complex number z equal to x plus iota y। बेटा आपको पता है z equal to x plus iota y represents a complex number in which x is the real part and y is the imaginary part, and you know that iota is equal to square root of -1। तो बेटा इस फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किया है। तो बेटा जहां पर भी आप x, y या z देखें तो उस फॉर्म को आप कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं। तो चलिए इसकी पोलर फॉर्म देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस iota sin थीटा। बेटा दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z। भाई ये जो r यहाँ पर है इसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। बेटा मॉडुलस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। मान लीजिए दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। बेटा ये हमने वीडियो नंबर 7 में पढ़ा है डिटेल से। आप प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें ताकि ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छी तरह समझ आए। ओके मान लीजिए दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज z इक्वल टू x प्लस iota y, दिस इज z इक्वल टू x प्लस iota y। x जो है बेटा x कोऑर्डिनेट है और y जो है इसका दैट इज y कोऑर्डिनेट। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं तो इस डिस्टेंस जो o और z के दरमियान ये डिस्टेंस बनते इसको हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। बेटा इस थीटा को हम एम्पलीट्यूड, थीटा जो है इट इज एम्पलीट्यूड AMP शॉर्ट फॉर्म एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, यू कैन कॉल इट एम्पलीट्यूड और आप बेटा इसको आर्गुमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान दें कि ये जो a है ये आपको कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल a लिखते हो तो उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ओके पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस iota sin थीटा, while r is the modulus of z and its value is square root of x square plus y square, and theta is called amplitude of z or argument of z। and theta जो बेटा पिछले वीडियो में हमने देखा, थीटा को फाइंड करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस है जिनकी हेल्प से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो बेटा वो जो दो इक्वेशन है दे आर, एक तो है r cos थीटा इज इक्वल टू x, r cos थीटा इज इक्वल टू x, और बेटा जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज r sin थीटा इज इक्वल टू y। इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक और इक्वेशन हमने उसी लेक्चर में डिराइव की थी जिसे हम कहते हैं
tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, लेकिन बेटा मैं पर्सनली उस इक्वेशन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। बेटा ये जो पहले दो इक्वेशंस हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, और ये जो दूसरा यहाँ पर इक्वेशन है सेपरेट इक्वेशन, इसको भी आप एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेटा आज का जो वीडियो है इसमें मैंने जो पिछले लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो एम्पलीट्यूड होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो बेटा आज का टॉपिक यहाँ मैंने मेंशन किया है डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें जो डिफरेंस है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैं अपना ये जो कंसेप्ट है, अपना ये जो डिस्कशन है, एक एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ। आपको पता है कि साइन पाई बाई 6 आपको पता है, साइन पाई बाई 6 दैट मीन्स साइन 30। यहाँ हम रेडियंस को ज़्यादा यूज़ करेंगे। आपकी ज़्यादा आदत होती है डिग्रीज में, लेकिन बेटा आप आदत डाल दीजिए रेडियंस की। पाई होता है, पाई जो होता है इट इज इक्वल टू पाई बेटा होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन जो होता है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह आप cos 30 भी लिख सकते हो, cos 30 बेटा cos पाई डिवाइडेड बाई 6 इट इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर मैं आप इस एंगल को बेटा 2 पाई से चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड करूँगा 2 पाई, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये जो वैल्यू है साइन की जो वैल्यू है 1/2 इट विल नॉट बी चेंज, इट विल नॉट बी चेंज। इट मीन्स अगर आप यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 6 के बदले आप बेटा लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इसकी वैल्यू यहाँ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मैं इवॉल्वेट नहीं करूँगा, लेकिन बेटा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा जो हमें आज के लेक्चर में चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको दूंगा। लेकिन बेटा जो प्रीवियस कंसेप्ट है उनको मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। अगर आप एंगल को 2 पाई ऐड करते हैं, इवन आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 2 पाई ऐड करें तो आपकी जो वैल्यू होगी साइन की जो वैल्यू होगी दैट विल आल्सो बी 1/2। इसमें कोई चेंज नहीं होगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो थीटा पे वैल्यू होगी वही 2 पाई प्लस थीटा पे भी वैल्यू होगी। इसी तरह अगर यहाँ कॉस पे भी आप 2 पाई ऐड करते हो तो वैल्यू जो है √3/2 इट विल नॉट चेंज, √3/2 इट विल नॉट चेंज। बेटा इन जनरल आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इन जनरल हम कहते हैं कि साइन थीटा प्लस 2 पाई, अगर आप कोई भी मल्टीपल 2 पाई का एंगल के साथ ऐड करते हो ना तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी और ना बेटा साइन की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ हम जनरली लिखते हैं साइन थीटा प्लस 2n पाई। चलिए मैं वही लिखता हूँ साइन थीटा प्लस 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। n इज इक्वल टू n की वैल्यू हो सकती है 0 व इवन नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम सिंपलिसिटी के लिए बेटा लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 1 2 so forth। सो आप n को कोई भी वैल्यू दीजिए, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी साइन थीटा। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ क्लियर करने हैं और एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन करने हैं। प्लीज़ आप सब्र रखें। ओके, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली बेटा सेम रिजल्ट इज ट्रू फॉर द कोसाइन फंक्शन, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बेटा ये जो 2 पाई यानी यहाँ पर 2n पाई है, n 1 भी हो सकता
में ये 2 पाई होगा, अगर n 2 हो तो उस सूरत में 4 पाई, अगर n 3 तो उस सूरत में 6 पाई। लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 2 पाई। इस 2 पाई को हम कहते हैं बेटा इट इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो 2 पाई को बेटा हम कहते हैं पीरियड ऑफ 2 पाई जो होता है इट इज पीरियड ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों का पीरियड जो है दैट इज 2 पाई। यानी इट मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा 2 पाई के बाद अपना वैल्यू रिपीट करेंगे। जो थीटा पे होगा वही थीटा प्लस 2 पे पाई पे होगा, वही थीटा प्लस 4 पाई पे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेटा इनको हम साइन थीटा और कॉस थीटा को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस बिकॉज इनका जो वैल्यू होता है वो रिपीट होता है। इसी तरह बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो भी पीरियोडिक है। तो यहाँ हमें ज़्यादा साइन और कॉस से गर्ज है, तो बेटा मैंने इन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए आप आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। ओके बेटा, आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट पहले आपने देखा ये जो आर्गुमेंट कहते हैं आप या आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद एक्स एक्सिस। थीटा जो होता है, एक बार मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर with the x axis को आपको देखना है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सा एंगल x एक्सिस से बना रहा है। इट डज नॉट मीन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, आपको इन आइदर केस या इन ऑल केसेस आपको देखना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते हैं। ओके बेटा, अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, दैट मीन्स थीटा जो होगा दैट विल बी 30 डिग्री या π/6 डिग्री, और यही थीटा जो होगा इट विल बी 30 + 2 पाई या π/6 + 2 पाई। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो बेटा ये थीटा क्या हो सकता है, थीटा π/6 भी हो सकता है, थीटा 2 पाई + π/6 भी हो सकता है, थीटा 4 पाई + π/6 भी हो सकता है। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, अब जितनी भी बातें की हमने उनका जो मेन मकसद था वो कंप्लीट यहाँ पर होने जा रहा है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आप कह सकते हैं कि थीटा कैन टेक infinite number of values, so theta can be π/6, theta can be 2 pi + π/6, theta can be 4 pi + π/6, so on and so forth. So beta theta can take infinite number of values. इसी तरह अब मकसद हमारा पूरा हुआ। आर्गुमेंट जो होता है बेटा, आर्गुमेंट इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, आर्गुमेंट इन्फिनिटली मेनी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यूनिक होगा। बेटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसकी मैं डेफिनेशन आपको दूंगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है बेटा, इट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वैल्यू ऑफ थीटा lying in the interval beta -π to π। लेकिन आप देखिए -π के साइड में हमने ओपन इंटरवल मेंशन किया और π की साइड में हमने क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। इट मींस जो थीटा है इसकी वैल्यू होगी -π will be less than theta will be less or equal to π। तो आप थीटा की इस इंटरवल में जो वैल्यू होगी, लेकिन यूनिक वैल्यू, आप समझ
समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा। थीटा की जो यूनिक वैल्यू होगी इस इंटरवल में माइनस पाई से बड़ा वैल्यू होना चाहिए और डेटा जो पाई है 100 डिग्री उसके इक्वल भी हो सकता है। तो इस इंटरवल में जो वैल्यू थीटा की होगी उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और बेटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है इसको हम ए और जी जेड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड ए स्मॉल ए से लिखते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कुछ मिनट्स पहले कि अगर आप एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट लिखते हो तो आपको कैपिटल ए का यूज करना होगा, और अगर आप सिंपली अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हो तो बेटा उस सूरत में आपको स्मॉल ए का यूज करना होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है it is the value of theta, it is unique value of theta which lies in the interval minus pi to pi such that जो theta होगा it should be greater than minus pi and it should be less than or equal to plus pi। आप नंबर लाइन भी देखिए बेटा कैसे हम थीटा की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। दिस इज 0, दिस इज pi by 2 90 डिग्री, दिस इज pi 180 डिग्री, दिस इज माइनस pi by 2, दिस इज माइनस pi। बेटा थीटा की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में, लेकिन माइनस पाई को छोड़ के, माइनस पाई को नहीं लेना है आपको, माइनस पाई की जगह आप सर्कल लिखिए। इट मीन्स सर्कल का मतलब होता है माइनस पाई को आपको छोड़ना है और यहाँ से लेके कोई भी वैल्यू कहाँ तक, बराबर पाई तक। और जो भी वैल्यू आप लेंगे जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि आप वो इक्वेशंस देखिए cos थीटा इक्वल टू x बाय r, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय r, उन इक्वेशंस को जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर तो बेटा उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे। और पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखते हैं, उसी के बाद हम समझ सकते हैं कि जो आर्गुमेंट होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो सकता है। यानी कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को भी हम आर्गुमेंट कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है और आर्गुमेंट हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, +2 पाई, +4 पाई, +6 पाई करके। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेटा है दैट इज z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सिंपल, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी यही एग्जांपल ली थी। पहले हमें हमेशा मैथमेटिक्स में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, क्योंकि जब हम किसी कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो बेटा बेहतर होता है कि सिंपल से हम शुरू करें। तो बेटा चलिए हम इसका आर्गुमेंट भी देखेंगे और देखेंगे इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, एक तो है आपका cos थीटा इक्वल टू, अभी मैंने बताया, या आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसा आपने डिराइव किया था, और cos थीटा इज इक्वल टू x, एंड दूसरा जो इक्वेशन है बेटा और sin थीटा इज इक्वल टू y, और cos थीटा इज इक्वल टू x और sin थीटा इज इक्वल टू y। बेटा पहले हमें और निकालना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है पहले हमें वो चाहिए। चलिए इसका मॉडुलस देखते हैं पहले हम। इसका मॉडुलस जो होता है बेटा दैट इज r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू x के बदले यहाँ पर आपका 1 है, x मींस रियल पार्ट, सो रियल पार्ट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्लस 1। सो यहाँ आएगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। तो बेटा जो मॉडुलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो चलिए आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, cos थीटा इज फर्दर इक्वल टू x आपका यहाँ 1 है डिवाइडेड बाय r बेटा जो है दैट इज रूट 2, और sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, sin थीटा इज इक्वल टू y1 है और रूट 2 है। तो बेटा देखिए आप फिलहाल एक को छोड़िए, एक इक्वेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, एक इक्वेशन पे फोकस कीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। आपने 10th में पढ़ा है
साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? आप सोचिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। आप सोचिए कि थीटा की वैल्यू क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ओके, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आप π/4 भी लिख सकते हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम यहाँ ज़्यादा रेडियन यूज करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। यहाँ पर आप डरिए मत, दो इक्वेशंस को, एक को आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक से आप काम चला सकते हो। तो मैंने कॉस को छोड़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, इस पे मैंने फोकस किया और मुझे थीटा की वैल्यू मिली π/4। तो बेटा इस π/4 जो है, चूंकि ये इस इंटरवल में लाई करता है, -π to π जो है, इसी में ये वैल्यू लाई करता है। इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे, है ना बेटा? सिंपल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू थीटा की जो -π और π के दरमियान लाई करता हो। सो बेटा दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बेटा इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहेंगे। अब मसला है कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आर्ग्यूमेंट आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपको सिर्फ करना क्या है, π/4, इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2π, वो भी आर्ग्यूमेंट बनेगा, इसमें ऐड करेंगे 4π, वो भी आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो बेटा जो आर्ग्यूमेंट, सिंपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा? आर्ग्यूमेंट होता है बेटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। इट इज इक्वल टू, पहले आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बेटा ध्यान दीजिए, स्मॉल a मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कैपिटल A मीन्स सिंपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपने देखा यहाँ पर π/4, तो बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपने निकालना है प्लस 2n π। आपको मर्जी है, n जो भी आप चाहे दे सकते हैं। अगर आपने n 0 लिया तो ये टर्म खत्म होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रहेगा यहाँ पर। अगर आपने n 1 लिया तो उस सूरत में यहाँ 2π ऐड होगा। तो आप इसी तरह इनफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है यूनिक होता है। बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा यूनिक होता है, इसकी एक ही वैल्यू होती है और वो वैल्यू -π और π के बिटवीन लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट जो ले सकते हो, π/4 भी ले सकते हो प्लस 2π, दैट मीन्स आप इसको ऐड कीजिए 8 9 π/4। इसको भी हम बेटा कहेंगे आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ z। डरने की कोई बात नहीं, आराम से कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बेटा आप π/4 प्लस 4π भी ले सकते हो, यहाँ n को 2 वैल्यू देके 4π भी ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 17π डिवाइडेड बाय 4। बेटा इसको भी आप एम्पलीट्यूड ऑफ z कह सकते हो। आप अगर चाहें तो 6π भी ले सकते हो। सो इट मीन्स arguments are infinitely many. There are infinite number of arguments which differ by 2π. उनकी जो डिफरेंस होते हैं that is equal to 2π, क्योंकि अगर आप इन दो को माइनस करोगे, डिफरेंस देखोगे, तो वो जो डिफरेंस होगा that will be 2π. ओके बेटा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, दूसरी मर्तबा में ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो आज हमने देखा कि इसमें हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिया और सेकंड हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट हम किस तरह ले सकते हैं। ओके बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, बेटा आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है, तो दे कैन बी इंफिनिटली मेनी। आर्ग्यूमेंट्स आर दे आर infinitely many, आप जितने चाहे, इंफिनिट मीन्स जितने चाहे, अगर आप उम्र भर भी ले तो ले सकते हैं, आपको सिर्फ 2π 4π 6π 8π ऐड करना है।
Okay, arguments are infinitely many which differ by 2 पाई। बेटा उनमें जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई होगा, लेकिन यहाँ याद रखिए अगर आप दो कंसेप्ट लेते हैं, ये और ये दो कंसेप्ट, ना कि आपने पाई बाय 4 लिया फिर 2 पाई ऐड किया, फिर आपने पाई बाय 4 लिया फिर 6 पाई ऐड किया, तो उस सूरत में डिफरेंस 2 पाई नहीं होगी, उस सूरत में डिफरेंस जो होगा वो 4 पाई होगा। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ विच डिफर बाय 2 पाई, दैट मीन्स दो आपको दो कंसेप्ट लेने, दो सक्सेसफुल लेने, उनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 पाई। तो बेटा मैं समझूं कि आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है यूनिक होता है और इसकी वैल्यू -पाई और पाई के दरमियान लाई करती है, जैसा कि आपने देखा। और आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, आर्गुमेंट कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। पहले आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होना चाहिए और उसको 2 पाई 4 पाई ऐड करके आप इन्फिनिटली मेनी आर्गुमेंट्स ले सकते हो। तो चलिए आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि बेटा हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। बेटा आपको याद रखना होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप याद रखेंगे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा z, उस सूरत में जो एंगल होगा उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज देना है, आपको एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज देना है। z इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा आप समझ पा रहे हो, z मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेटा आपको एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज लेना है और एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ जो एरो है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, अभी हम एक्सरसाइज कम से कम आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ओके, अब दूसरा केस z इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, दिस मीन्स द सिचुएशन इज लाइक दिस, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है z, तो उस सूरत में भी आपको जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज लेना, थीटा जो आप लेंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो यहाँ पर भी आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बेटा अभी आप डोंट वरी, पहले लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पे आते हैं तो कंसेप्ट और जो मेथड होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अब तीसरा केस z इन द थर्ड क्वाड्रेंट, z इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा z मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, थर्ड मींस दिस क्वाड्रेंट, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा यहाँ पर है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो बेटा इस सूरत में आपका जो थीटा होगा उसको आप इस डायरेक्शन में लेंगे, सॉरी बेटा आप उस सूरत में बेटा इस डायरेक्शन में एंगल लेंगे थीटा, यानी इट मींस क्लॉकवाइज। पहले क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज, यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो होगा नेगेटिव। आपको पता है एंगल जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो बाय कन्वेंशन उसका जो साइन होता है माइनस होता है, और जो जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो साइन जो होता है जिसे हम SIGN कहते हैं
वो पॉजिटिव होता है। तो बेटा यहाँ पर एक तो हम फाइनल जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उसको नेगेटिव लेंगे और दूसरे यहाँ पर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ये बात आप याद रखें, क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर z होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, z इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, z इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, z इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेटा उस सूरत में जो फिगर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, x एक्सिस y एक्सिस। तो बेटा आप यहाँ पर भी थीटा क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी आप थीटा क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले जो क्वाड्रेंट्स में आप एक तो एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करोगे, एंगल को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करोगे और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे। और तीसरी बात, आप एंगल का साइन प्लस लोगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आप एंगल को क्लॉकवाइज लेंगे और इसमें आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो बेटा चलिए आप फाइनली मुझे आपसे थोड़ा मैं आपको मेथड के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट को प्रैक्टिकली क्वेश्चन में लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा एक बार फिर मुझे माफ कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए, आपको अच्छी तरह समझ आए। पहले क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बस सिंपल सी बात है, थीटा जो होता है इट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा के बारे में मैं आप एक्सरसाइज जब टेकअप करेंगे उस वक्त मैं आपको अल्फा बताऊंगा कि ये होता क्या है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बेटा याद रखेंगे, थीटा जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बेटा माइनस नहीं, क्योंकि मैंने ये भी बताया फर्स्ट और सेकंड में एंगल पॉजिटिव लेना है तो यहाँ माइनस की बात ही नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आप याद रखेंगे जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ में आप याद रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो आपका रूल है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। पहले क्वाड्रेंट के लिए अल्फा की वैल्यू जो होगी अल्फा विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस टाइम्स अल्फा। अब आप देखिए कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे और आपको जो ये सारा जो ये पिक्चर है आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेटा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, प्लीज याद रखिए फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा रूट 3। हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो चलिए पहले आप देखिए x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -√3। इसके बाद आप मॉडुलस पे आएंगे, मॉडुलस ऑफ z। बेटा मॉडुलस जो होता है r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बार बार हम कह रहे हैं r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर मींस -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा 3 दैट मीन्स 4। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। ओके, तो बेटा हमने मॉडुलस फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन डरिए मत, आप देखिए कितना आसान है। ओके चलिए, तो आपको पता है कि r को
वैल्यू होती है r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इज इक्वल टू y। आपको यहाँ एक ही इक्वेशन फोकस करनी है, जैसा कि मैंने बताया r cos थीटा इज इक्वल टू x, r sin थीटा इज इक्वल टू y। दैट मींस cos थीटा जो होगा x बाई r होगा, cos थीटा की वैल्यू बेटा x की कितनी है आपके यहाँ, x माइनस 1 है, और बेटा r की वैल्यू 2 है। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ y डिवाइडेड बाय r, दैट मींस y इज माइनस रूट 3 एंड r इज बेटा 2। तो बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस पे कंसंट्रेट करें, एक इक्वेशन को आप छोड़िए, आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, और माइनस को भी आप इग्नोर कीजिए। अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए और चाहते हैं कि सिंपली किसी परेशानी के बगैर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने अभी अर्ज की cos थीटा को भूल जाए, sin थीटा पे फोकस कीजिए और माइनस को भी फिलहाल इग्नोर कीजिए। तो हमारे पास है sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2। sin थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास है, ओके बेटा sin थीटा की वैल्यू है, अगर आप माइनस को इग्नोर करेंगे तो आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। मैंने अभी कहा कि माइनस को इग्नोर कीजिए, माइनस को इग्नोर कीजिए, ओके बेटा। अब देखिए, अब आप बताइए कि अगर sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 है तो बेटा जो अल्फा होगा, चलिए अभी हम इसको अल्फा नाम देंगे, ओके। मैंने अभी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि यह अल्फा कहाँ से आता है। बताइए मुझे, अगर sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 है तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो आप मुझे बताएं। थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री, या आप रूट या आप π/3 कह सकते हो। तो बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी π/3, या आप 60 डिग्रीज भी लिख सकते हो। बेटा मुझे माफ कीजिए, चलिए अब अल्फा यहाँ हमने, मुझे इसको अल्फा से डिनोट करना था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इसको अल्फा से डिनोट करना था, लेकिन मैंने थीटा 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 लिया तो मैं मजबूर हो गया कि अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको 5 से डिनोट करते हैं। इसको बेटा लिखेंगे 5 और इसको हम लिखेंगे थीटा, इसको लिखेंगे 5 और इसको बेटा लिखेंगे थीटा। आप समझ रहे हो मैं कौन सी चेंज कर रहा हूँ, अल्फा को थीटा से चेंज करेंगे, अल्फा को थीटा से चेंज करेंगे और थीटा को 5 से बेटा यहाँ 5 और यहाँ थीटा, बेटा यहाँ 5 यहाँ थीटा। आप कोई परेशानी नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो बेटा दिस इज आवर थीटा, आराम से देखिए, दिस इज आवर थीटा। sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 है, माइनस को आपने इग्नोर किया, माइनस को आपको रिजेक्ट करना है फिलहाल, माइनस को छोड़िए। sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 और आपको पता है sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, जब एंगल होता है 60 डिग्री और π/3। तो बेटा यहाँ पर आप हम फाइनल स्टेप पे आएंगे, जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा स्मॉल a, दैट विल बी 5, और आपने अभी देखा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। आपको पता है कि x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y नेगेटिव आपको पता है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहाँ मेंशन करें, अगर हम इसको आर्गन प्लेन पे दिखाएं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा बेटा इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव, सो बेटा दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज x, दिस इज y, ओके। तो बेटा अभी आपने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या रूल है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो 5 होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा। अभी आपने देखा
तो चलिए दैट इज माइनस पाई बेटा पाई, ओके, माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 3 है, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस, यहाँ आप माइनस कीजिए 3 पाई, दैट माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3। दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, अगर अभी आपको थोड़ा डाउट है फिर भी घबराइए नहीं, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं यहाँ से आपको रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू देख के आपको पहले देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू जो है इट इज़ पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री। तो आपको रूल याद रखना है, आपको फाइनली जो चाहिए दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, जिसे हमने अभी फाई से डिनोट किया। तो फाई की पहले क्वाड्रेंट में थीटा फाई इज इक्वल टू थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज z इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, z इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। हमें एक तो मॉडुलस निकालना है और इसका जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड है वो भी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले बेटा x की वैल्यू माइनस रूट 3 और y की वैल्यू 1, y होता है आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, यहाँ 1 है तो y होता है इमेजिनरी पार्ट जो कि यहाँ 1 है। ओके, तो बेटा आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा x नेगेटिव y पॉजिटिव दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो बेटा z जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो बेटा आप मॉडुलस हम फाइंड आउट करेंगे। मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z आपको पता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप, x स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो बेटा दिस इज इक्वल टू, अभी हमने किया या स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 1, सो बेटा दिस इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज मॉडुलस। ओके, अब वही दो इक्वेशंस जो कि मैंने आपको बताया, अगर कोई चाहे तो एक इक्वेशन को स्किप कर सकता है, एक ही इक्वेशन की हेल्प से वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को फाइंड कर सकता है, लेकिन एज यूजुअल प्रैक्टिस मैं दोनों इक्वेशंस यहाँ कंसीडर करूँगा। ओके, पहली इक्वेशन क्या थी आप बताइए। पहली इक्वेशन थी बेटा r cos थीटा इज इक्वल टू x, और जो दूसरी इक्वेशन थी r sin थीटा इज इक्वल टू y। बेटा cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, cos थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस रूट 3 और बेटा r की वैल्यू 2। यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू y डिवाइडेड बाय r, सो दिस इज sin थीटा, y की वैल्यू यहाँ बताइए 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी मैंने आपसे कहा था कि cos को भूल जाए और sin को याद रखिए। sin की वैल्यू 1/2, अगर नेगेटिव निकलता है तो नेगेटिव साइन को भी आप इग्नोर कीजिए, आप पॉजिटिव साइन पे फोकस कीजिए। तो चलिए बेटा ये कि अगर sin थीटा की वैल्यू 1/2 है तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी। sin थीटा इज इक्वल टू 1। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए sin थीटा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, मुझे बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या आप π/6 कह सकते हो। ओके, हम π/6 यूज करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होगा बेटा, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, दैट विल बी पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ओके, अब वैल्यू दीजिए, पाई माइनस थीटा की वैल्यू
5/6, 5/6, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 5/6, 5/6। तो बेटा इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो बेटा आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे जो लेटेस्ट और नए वीडियोस हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, ऑल द बेस्ट।